कि हमारे साथ घटना हुई और ये कानून एवं व्यवस्था के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर हमारे सामने एक खड़ी हो गई थी, तो हमने इसको चैलेंज के तौर पर लिया था। तो इंतजार के अंदर कोई भी घटना भी घटित हो सकती थी और आरोपियों के निकलने की भी संभावनाएं थी। इसलिए उस घटना को रोकने के लिए जो तत्कालीन एसएचओ मुकेश जी कानूनगो और वहाँ की टीम ने जो स्टेप लिया, वो परिस्थितियों की मांग थी। कौन सी गैंग किससे कनेक्टेड है, उस गैंग से कौन नया बंदा जुड़ रहा है और इन लोगों का रूट किस साइड में हो सकता है या किस साइड में भाग सकते थे, ये हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो गया था और हमें सूचना भी मिल गई थी। क्रिमिनल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पुलिस के सामने वो कुछ नहीं होता और जिनका अंत निश्चित तौर पर एक दिन होना है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को हम हीरो नहीं बनाएं और न ऐसे लोगों को फॉलो करें। आ मुरधर आली रेत, आ मुरधर आली रेत मारे माथे रो चंदन है, इन पद्मन आली मायड़नी मारो नित उठ वंदन है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज से करीब 5 साल पहले अक्टूबर 2018 में सीकर के फतेहपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राजस्थान भर के लोगों को विचलित कर दिया। फतेहपुर के तत्कालीन सीआई मुकेश कुमार कानूनगो तथा उनके साथ एक सिपाही राम प्रकाश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने जहां एक तरफ आम जनता को डराया, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन को काफ़ी हरकत में ला दिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और 5 साल लंबे चले इस पूरे प्रकरण में कल फतेहपुर एडीजे कोर्ट ने 7 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले के बारे में आज हम बात करेंगे तत्कालीन नवलगढ़ एसएचओ महावीर सिंह जी राठौड़ से। वर्तमान में आप जयपुर में पुलिस एकेडमी में हैं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर संदेश के मंच पर। नमस्कार दिनेश जी। 2018 अक्टूबर की वो शाम जब आपको इसके बारे में सूचना मिली होगी, कैसी प्रतिक्रिया रही आपकी? निश्चित तौर पे ये जो घटना थी दिनेश जी, ये कानून और व्यवस्था के लिए ही नहीं, अपितु ये जनता का कानून में और पुलिस पे विश्वास जो हो वो डगमगाने वाली थी। यदि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जिस हिसाब से गैंगस्टर्स और गैंगवार्स का इतिहास रहा है और बहुत से अपराधियों की वहाँ से ओरिजिन हुआ है, उनकी पृष्ठभूमि के पीछे कहीं न कहीं शेखावाटी ज़रूर रही है। ऐसे में शेखावाटी और वहाँ का एक महत्वपूर्ण कस्बा जिसे शेखावाटी में फतेहपुर शेखावाटी के नाम से कहा जाता है, वो एक तरीके से व्यवसायिक कस्बा है। वहाँ अगर वहाँ के एक पुलिस अधिकारी को और कांस्टेबल को क्रिमिनल्स गैंगस्टर्स यदि ड्यूटी के दौरान मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो ये पुलिस के लिए ही नहीं, सारे सिस्टम के लिए चुनौती थी और हम लोगों ने इसको वास्तव में चुनौती के तौर पर लिया भी। 6 अक्टूबर 2018 मुझे आज भी याद है दिनेश जी कि मेरे परिवार के अंदर मेरे ब्रदर की वाइफ, छोटे ब्रदर की वाइफ जो मेरा कज़न ब्रदर है, की मृत्यु हो गई थी और मैं आकस्मिक परिस्थितियों के अंदर सीएल पे रात को ही पहुंचा था। अच्छा। और सुबह दाह संस्कार होना था। रात को जिस समय ये घटना हुई तो जो मुकेश जी कानूनगो साहब के साथ में जो पुलिस के मुलाजमान थे, जो कर्मचारी थे, उनमें से एक व्यक्ति का मेरे पास देर रात्रि फ़ोन आया था। अच्छा। और वो इसलिए आया था कि मैं फतेहपुर कोतवाल रह चुका था और वो जो कर्मचारी थे वो अधिकांश मेरे साथ पुलिस की सेवा में उसमें फतेहपुर कोतवाली में पदस्थापित थे। अच्छा। जो घटना हुई थी वो मंडावा से फतेहपुर के रास्ते पर थी और उधर के जो सारे रास्ते थे वो नवलगढ़ और झुंझुनू हाईवे को कनेक्ट करते थे। तो जो आरोपियों ने घटना करने के बाद के अंदर जो उनका मूवमेंट रहा, इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के जवान ने मुझे फ़ोन किया कि सर, आप यदि नवलगढ़ी हैं तो हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है और ये आपकी तरफ आ सकते हैं, हमें आपसे उम्मीद है आप मतलब इन लोगों को सामने से आकर के हमें असिस्ट करेंगे और इनको पकड़ लेंगे। दुर्भाग्य से मैं उस दिन छुट्टी पर था
और इतनी दूरी पे होने के कारण मैं उस समय तत्कालीन कुछ कर नहीं पाया, परंतु मैंने मेरे थाने के स्टाफ को और आसपास के थानों के अंदर इंटीमेशन की थी, उच्च अधिकारियों को भी बताया था। देन दूसरे दिन सुबह दाह संस्कार के बाद में हमारे तत्कालीन जो आईजी साहब थे वीके सिंह साहब, उनका निर्देश प्राप्त हुआ और मैं तत्काल सीधा फतेहपुर पहुंच गया और उन्होंने जो टास्क दिया उस टास्क पर हम दिन रात की मेहनत के साथ लग गए थे। अच्छा, जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो आम आदमी तो क्या होता है, डर जाता है या खौफ में आ जाता है, वो कुछ भी रिएक्ट करने जैसा नहीं रहता। लेकिन पुलिस का बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है। तो जब ये ऐसी घटना हुई तो वहाँ के जो बाकी के पुलिस अधिकारी थे या वहाँ पे जो फतेहपुर कोतवाली में या आसपास के थानों में जो लोग थे, उनका फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन क्या रहा होगा कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जैसे आपको फ़ोन किया, इसके अलावा और क्या चीज़ें वहाँ पे तुरंत हुई होंगी, जैसे नाकाबंदी या इस तरह की चीज़ें? नाकाबंदी और जो भी दबिश देना करना, ये सारी चीज़ें उस समय रात के समय से ही उच्च अधिकारियों ने आरंभ कर दी थी। उच्च अधिकारी पहुंच भी गए थे। अच्छा। और विशेष तौर पर जो उस समय हमारे आईजी साहब थे वीके सिंह साहब और जो सीकर एसपी साहब थे प्रदीप मोहन शर्मा साहब, इन दोनों ने वहाँ पर कैंप किया था। रात को ही उन्होंने कैंप कर दिया था और सारी पुलिस को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था। आसपास के जितने भी थाने थे, वहाँ से जितने भी जो पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो बुलाना था उनको बुलाया, उनकी टीमें गठित करके रात को ही लग गया था। क्योंकि ये घटना जो पुलिस के साथ हुई थी इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगती है, परंतु ऐसी घटना जो है वो पुलिस के लिए हर घटना ही बहुत ही असहज होती है और चैलेंजिंग होती है। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम अगर हमारे साथ कोई घटना हो गई तो हम असहज हो जाएं, ऐसी स्थितियां नहीं होती है। परंतु ये ज़रूर है कि हमारे साथ घटना हुई और ये कानून एवं व्यवस्था के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर हमारे सामने एक खड़ी हो गई थी, तो हमने इसको चैलेंज के तौर पर लिया था। हाँ, दर्द मिश्रित आक्रोश हमारे अंदर था, परंतु हमारी भावनाएं जो थी वो कानून सम्मत थी और धैर्यपूर्ण तरीके से हमें इस चैलेंज को पूरा करना था। उस वक्त उनको, मुकेश कुमार कानूनगो जी को भी सूचना मिली थी कि भाई कहीं पे अपराधी हैं और वो उनके लिए ही वहाँ गए थे। तो वहाँ पे जब इस तरह की सूचनाएं आती है तो मतलब कितना पुलिस बल ले जाना होता है, या क्योंकि जैसे ऐसी घटना हुई? दिनेश जी, क्या होता है कि थाना जो होता है उस पर जब सूचनाएं आती है तो कई बार सूचनाएं इतनी इमीडिएट होती है कि उसके अंदर हमें जाब्ता इकट्ठा करने का या उसकी प्रिपरेशन की का समय नहीं मिल पाता है। अच्छा। हम जैसी भी अवस्था के अंदर होते हैं हमें भागना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मतलब हम इंतजार करें। तो इंतजार के अंदर कोई भी घटना भी घटित हो सकती थी और आरोपियों के निकलने की भी संभावनाएं थी। ज़्यादा इसके अंदर संभावना कोई घटना घटित होने की थी, इसलिए उस घटना को रोकने के लिए जो तत्कालीन एसएचओ मुकेश जी कानूनगो और वहाँ की टीम ने जो स्टेप लिया वो परिस्थितियों की मांग थी। अच्छा, फिर अगले दिन जैसे आप जब पहुंच गए उसके बाद में फिर क्या रहा? क्योंकि आपने अपराधियों को तुरंत पकड़ना था, उसके लिए पूरी जान लगानी थी, पूरी मेहनत करनी थी। तो ये फिर जैसे हम फिल्मों में कुछ चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से वो मोबाइल ट्रेस करते हैं या फिर लोगों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो आप लोग किस तरीके से काम करते हैं एक्चुअल में? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेसिक पुलिसिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दोनों ही दो पहलू हैं। अच्छा। और जब टेक्निकल सपोर्ट्स नहीं थे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के जो इक्विपमेंट्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस ज़माने में नहीं थी, उस ज़माने के अंदर बेसिक पुलिसिंग ही पुलिस का फोकस था और पुलिस उसी के आधार पे काम करती थी। जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जो पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के अंदर पदस्थापित रहते हैं, उनका जनता के साथ तारतम्य कैसा है, कैसा सामंजस्य है। आपका अगर जनता के साथ अच्छा व्यवहार है और बहुत अच्छी आपकी लोगों के साथ रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है और जनता अगर आप पर ट्रस्ट करती है तो निश्चित तौर पर जनता आपको सूचनाएं भी देती है। और जब सूचनाएं देती है तो उसी के आधार पर किसी भी पुलिस अधिकारी का एक व्यक्तिगत मुखबिर तंत्र डेवलप हो जाता है। ओके। बहुत से जो मुखबिर होते हैं वो पर्टिकुलर ऑफिसर्स को ही इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि उनका उनके ऊपर ट्रस्ट होता है। राइट। ऐसे बहुत से आम जनता के लोग भी होते हैं जो अपराधियों से और अपराध से कनेक्शन नहीं रखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, परंतु उनको लगता है कि उनकी आंखों के सामने कोई सूचना उनको मिली है या कोई घटना घटित हुई है
तो वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उस दौरान वो ये सोचते हैं कि हमें किस अधिकारी को सूचना देनी है। वहाँ पे वो अधिकारी जो कि जनता के अंदर विश्वास रखता है, वो उसको सूचनाएं मिलती है। तो जो बेसिक पुलिसिंग है उसके अंदर जो आसूचना तंत्र है, मुखबिर तंत्र है, आपकी जनता के साथ जो रिलेशनशिप है, साथ साथ के अंदर जो अपराधियों के बारे में आपकी जो नॉलेज है, कौन सी गैंग किससे कनेक्टेड है, उस गैंग से कौन नया बंदा जुड़ रहा है, आज कल उनकी घटना करने की क्या कार्यशैली है, क्या उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह के लोगों को वो थ्रेट कर रहे हैं या किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वो कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कर रहे हैं, हवाला से रिलेटेड कर रहे हैं, या किसी और चीज़ से, लिकर से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड वो कर रहे हैं। तो आपके पास ये सूचनाएं रहनी चाहिए, क्योंकि नए बच्चे जो होते हैं वो गैंगस्टर्स जो हैं उससे इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं आज के दौर पे, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर के अंदर आज ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिल जाती है। तो उससे जो नए बच्चे कनेक्ट होते हैं, आपको स्कूल कॉलेज या आसपास में जो बच्चे भटकते हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको हाँ का आपके क्षेत्र के अंदर क्या चीज़ चल रही है। तो जो बेसिक पुलिसिंग है उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें होती है, पर साथ साथ में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, और उसके अंदर जो एविडेंसेज पुलिस कलेक्ट करती है वो सज़ा दिलाने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कारक होती है। बट कई बार क्या होता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो हमें जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। अच्छा। क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं, और क्रिमिनल्स के साथ के अंदर बहुत से टेक्निकल लोग भी जुड़ जाते हैं। वो उनको अवेयर करते हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। ऐसे में जैसे मोबाइल को यूज़ करना है या नहीं करना है, या क्या चीज़ करनी है या चीज़ नहीं करती, वो इस चीज़ें करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ही कॉलिंग करते हैं, हाँ, इंटरनेट कॉलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। इसमें इन सब की जो काट है, वो जो कहते हैं ना कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो जब ये सारे टेक्निकल चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आपकी बेसिक पुलिसिंग जो है वो काम करती है। और बेसिक पुलिसिंग के बारे में मेरा मानना है कि वो कभी खाली हाथ रहने नहीं देती है। शर्त यह है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। बिल्कुल, ये हमने सीकर में भी देखा है, नवलगढ़ में जब आप रहे, फतेहपुर में जब आप रहे, कि जनता का ना सिर्फ आपके साथ जुड़ाव था बल्कि जनता आप पे भरोसा करती थी और जनता आपको अपने एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे देखती थी। तो इस पूरे प्रकरण में आपको ज़्यादा मदद कहाँ से मिली, बेसिक पुलिसिंग से या साइंटिफिक पुलिसिंग से? इसमें पुलिस की टेक्निकल टीम में और बहुत सी एजेंसीज काम कर रही थी, क्योंकि मैं पहले वहाँ पे कोतवाल रह चुका हूँ और सीकर में भी मैं काफ़ी थानों में रह चुका हूँ। तो पब्लिक से रिलेशन और जो आसूचना तंत्र था वो मेरा अच्छा था, और अधिकारियों को भी इस बारे में संज्ञान था। तो बेसिक पुलिसिंग जो था वो ही मेरा टारगेट था। और हमारी जो टीम थी जिसके अंदर हमारे जो टीम लीडर उस समय जो हमारे नवलगढ़ के सीओ थे, रामचंद्र मूड साहब, जो अभी सीकर एडिशनल एसपी हैं, उनकी और मेरी दोनों की ही जॉइंट टीम थी। और हम दोनों ने जो फतेहपुर और फतेहपुर के आसपास के एरियाज़ के अंदर हमने हमारी जो बेसिक पुलिसिंग के आधार पर जो सूचना तंत्र था उससे इंफॉर्मेशंस और जो इनपुट इकट्ठा किया था, क्योंकि रामचंद्र मूड साहब खुद भी जिस समय मैं फतेहपुर कोतवाल था तो वो सीओ फतेहपुर थे। अच्छा। तो उनकी भी सीकर में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। तो हमारी दोनों की जो टीम थी तो उसको हमें काफ़ी बेसिक पुलिसिंग से इनपुट्स प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पे हम आरोपियों के पीछे मुंबई पहुंचे। मतलब बहुत सोच समझ के 2 ऑफिसर्स को इस पे लगाया गया था कि भाई उन्हें जहाँ की अच्छी जानकारी हो, ऐसे 2 लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत सी टीमें काम कर रही थी। तो वो उसके अंदर सभी का मिला जुला प्रयास होता है। अब आप रिजल्ट किसको प्राप्त हो जाता है ये भाग्य की बात होती है। तो सभी टीमें थी वो बहुत ही माइन्यूटली और बहुत मेहनत से काम कर रही थी। स्पेशली हमारे जो आईजीपी साहब वीके सिंह साहब थे, सारा काम उनके सुपरविजन में हो रहा था। वो एक एक चीज़ माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे थे और हमें गाइड भी कर रहे थे किस चीज़ को कैसे डेवलप करना है, कहाँ क्या जानना है। शाम को हम सारी चीज़ें उनको देते थे, फीडबैक भी देते थे। और ये डे बाय डे नहीं, घंटों घंटों के अंदर उस समय ये चीज़ें चली थी। और नए हमारे आईजी साहब और नए जो सीकर एसपी साहब थे प्रदीप मोहन शर्मा साहब, कोई सोए नहीं थी उस दौरान। अच्छा, तो फिर अपराधियों को पकड़ने तक की
जो कहानी है वो क्या थी, कि कैसे डेवलपमेंट्स हुए, कितना समय लगा और कैसे आप लोगों ने किया ये? क्योंकि जो इसके जो जगदीप धनखड़ वगैरह, जो छोटा पांड्या वगैरह, जो इसके अंदर जो आरोपी थे, वो पहले भी मैं उनको पकड़ चुका था। अच्छा। और इन लोगों की जो पहचान थी वो मुझे पता था, और इन लोगों का रूट किस साइड में हो सकता है या किस साइड में भाग सकते थे, ये हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो गया था और हमें सूचना भी मिल गई थी। अच्छा। तो उस आधार पे मेरी और रामचंद्र मूड साहब की जो टीम थी, उस सूचना के आधार पे हम मुंबई और अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। ओके। और देन हम लोग जब मुंबई पहुंचे तो वहाँ पे जो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ये काफ़ी भीड़ के अंदर छुप करके बैठे हुए थे और किसी ट्रेन का वेट कर रहे थे। जो सूचना थी वो कुछ मिनट 2 मिनट के अंदर ये वहाँ से निकलने वाले थे। अच्छा। तो ये लक अच्छा था कि उस दौरान सिर्फ मैं और रामचंद्र मूंड साहब और हमारे साथ हमारे थाने के 2-3 कांस्टेबल थे। तो हम लोगों ने, रेलवे स्टेशन इतना बड़ा था कि हमने कोई इतनी बड़ी टीम नहीं होने के कारण 1 बाय 1 ही हमने एक एक दिशा चूज कर ली थी कि आप अच्छा। इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, और हम अकेले ही प्लेटफॉर्म्स थे उनको सर्च कर रहे थे। तो लेकिन वहाँ पे सूचना क्या थी, मतलब कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ पे ये स्पेसिफिक कोई सूचना ये नहीं थी कि कितने लोग हो सकते ओके। हैं, परंतु हमें ये था कि जो मुख्य मुलजिम जो हैं वो अभी रेलवे स्टेशन पे है और ट्रेन पकड़ के और लंबा कहीं जाने वाले हैं। मतलब काफ़ी रिस्की था कि पहले वो क्रिमिनल्स एक पुलिस ऑफिसर को, दो लोगों को मार चुके थे, और अब जब आपको अपराधियों से भिड़ना है उस वक्त भी आप लोग अकेले अकेले थे। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम अकेले अकेले ही थे। और जिस प्लेटफॉर्म पे ये बैठे थे, उस प्लेटफॉर्म पे जब इनके जो फोटोज और जो थे उससे डिफरेंट इन्होंने अपना हुलिया भी बदल लिया था। अच्छा। तो क्योंकि मैं इनको पहले देख अरेस्ट चुका कर था, चुके थे, देखे तो हुए। इनके बैग से मैं निकला था और उस भीड़ में मैंने बैग से ही इनको रिकॉग्नाइज कर लिया था, दोनों को। ओके। और रिकॉग्नाइज करने के बाद के अंदर पास में ही रामचंद्र मूड साहब थे, तो हम दोनों ने उनको तत्काल उसी समय पकड़ लिया था। लेकिन वहाँ मुंबई ये है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मतलब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ कि आपको ये पता चला वो मुंबई तक? वो उसके अंदर हमारी बेसिक पुलिसिंग थी, साथ साथ के अंदर जो एटीएस की जो टीम थी, अच्छा। उसमें जो बजरंग सिंह शेखावत एडिशनल एसपी साहब थे, वो भी लगे हुए थे। तो उस समय जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस जो एटीएस के पास थी, वो मुंबई और मुंबई के आसपास की थी। ओके। और इस आधार पे सारी टीमें मुंबई और मुंबई के आसपास के एरिया के अंदर ही सक्रिय थी। तो वहाँ पे जब उनको आपने पकड़ा तो उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस नहीं किया, भागने की कोशिश, या मतलब फिर से हमला करने की कोशिश, या ऐसा कुछ? नहीं, भागने की उन्होंने कोशिश की, बट हमने उनको इतना मौका नहीं दिया क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी, तो वो भागने में सक्षम भी नहीं थे कि वो भाग जाते। पर हमने तत्काल प्रभाव से उन लोगों को, मतलब इस हिसाब से हमारे पुलिस की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का पार्ट है कि किस हिसाब से क्रिमिनल्स को काबू में लिया जाता है। राइट। हमने इनको काबू में लिया और भागने का हमने इनको मौका नहीं दिया। साथ ही क्रिमिनल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पुलिस के सामने वो कुछ नहीं होता। हौसला हो तो वो आपके सामने ज़ीरो है। तो हमने बिल्कुल बहुत आसानी से इनको डिटेन कर लिया था और इनका हौसला नहीं था कि ये हमारा सामना करते। तो वहाँ आप यूनिफॉर्म में थे या सिविल ड्रेस में? नहीं, उस समय कुछ लोग हमारे सिविल में भी थे, कुछ वर्दी में भी थे। अच्छा, इस बीच में क्योंकि आपके वो साथी भी रहे होंगे, आपके डिपार्टमेंट के थे, आपने साथ काम किया होगा, उनकी फैमिली से आपका मिलना हुआ इस दौरान, या उनकी फैमिली के बारे में आपने हालचाल जानने की कोशिश करी? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही थे मुकेश कानूनगो जी, और हम उनके लगातार उनकी फैमिली के भी टच में हैं और सूचनाएँ पारिवारिक तौर पर लेते भी रहते हैं। सार संभाल भी जो क्लोज पुलिस ऑफिसर्स हैं वो करते रहते हैं। तो हमें दुख दर्द में पुलिस का पूरा विभाग उनके साथ में है। और जो राम प्रकाश जो कांस्टेबल था, वो तो स्पेशली, मतलब जब मैं फतेहपुर था तो मेरे साथ उसने नौकरी की थी, तो बहुत अच्छा उसका काम था। और यादों में है वो हमारे कि वो एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर था। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जब होती है तो वो परिवार को तो पूरी तरीके से तोड़ देती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे मामलों में
उस परिवार को जो पीछे रह गया है उसको कितना सपोर्ट मिल पाता है? जो भी नियमानुसार जो गवर्नमेंट सरकार के जो नॉर्म्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग पुलिस विभाग और सरकार निश्चित तौर पे करती है। और ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी जब शहीद होता है तो निश्चित तौर पर सरकार और विभाग उनके साथ में हर तरीके से साथ खड़ा रहता है। अच्छा, अब 5 साल बाद में कल ये डिसीजन आया है जब 7 आरोपियों को सजा हुई है, तो ये पढ़कर आपको कैसा लगा, ये जानकर आपको कैसा लगा? इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। अच्छा लगा। कुछ लोग बरी भी हुए हैं, तो वो न्यायालय के निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो भी निर्णय हुआ है वो संतुष्टिदायक है। अच्छा, जैसे हमने इस इंटरव्यू के बीच में भी हमने बात करी कि आपका भी ये कहना था कि वर्तमान में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, माइनर बच्चे भी होते हैं इनमें, कि जो अपराधियों को देख के मतलब उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और उनको देख के वो मतलब उनके अकाउंट्स फॉलो करते हैं। और पिछले कुछ समय से पुलिस लगातार मुहिम चला रही है कि कोई भी अकाउंट्स, इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं करे और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, जो इन लोगों को देख के मतलब इनकी तरफ आकर्षित होती है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इन लोगों से यही कहना है, स्पेशली उनके पेरेंट्स को कहना है कि वो अपने बच्चों पर वॉच रखे कि वो किस सोसाइटी में उठ बैठ रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ उनका रहना हो रहा है। और हमारी जो नैतिक मूल्य हैं, जिसके अंदर हमारे आइकॉन्स किस तरह के लोग होने चाहिए, उन लोगों को हमारे शिक्षा प्रणाली के साथ साथ में हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है, जो हमारा रहन सहन है, उसमें भी ग्लोरीफाई हमें उनको करना होगा। क्योंकि इसमें पुलिस का ही नहीं, ये मीडिया का भी, और जो शिक्षाविद हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का दायित्व ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि वो साइलेंट हो जाते हैं आज की तारीख में, तो उनको साइलेंट नहीं होना है। वो अगर अच्छी शिक्षा देंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा जो होता है वो कच्ची मिट्टी होती है। वो जिस तरीके से उसको जिस शेप में, जिस सांचे में ढाला जाएगा वो वैसा बन जाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी जो यूथ है, उनके आइकॉन्स जो हैं वो लोग होने चाहिए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल्स हैं और जिनका अंत निश्चित तौर पर एक दिन होना है, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को हम हीरो नहीं बनाएं और न ऐसे लोगों को फॉलो करें। धीरे धीरे ऐसे लोगों के, जो कि ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं या ऐसे लोगों की पोस्ट को या उनकी फ़ोटोज़ को, आर्म्स को जो सर्कुलेट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है और लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले अपराधियों की जो एवरेज एज थी वो शायद 25-30 या 35-40 हुआ करती थी, और आजकल जो आपको मतलब चाहे आप हार्डकोर अपराधी देख लें या जो नए नए जो अपराध में आते हैं, उनकी एवरेज उम्र बहुत कम होने लग गई है। क्या इसका यही कारण है? हाँ, एक्चुअली क्या कि पहले कनेक्टिविटी के साधन नहीं थे। जो घटनाएं हैं और जो कहानी, किस्से, गॉसिप्स जो भी है, वो बहुत ही स्पीडली सर्कुलेट होते हैं सोशल मीडिया में। आजकल एक इन्फॉर्मेशन हज़ारों किलोमीटर दूर तुरंत किसी भी तरीके से पहुंच जाती है और उनका वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें फेक भी होती है। तो ऐसी चीज़ों जब स्पीडली फैलती है तो जो यूथ जो है, जिसके हाथ के अंदर मोबाइल आ गया है, वो मोबाइल जो है वो एक एज के बाद के अंदर उनके हाथ में होना चाहिए। बहुत पहले आ जाने से वो परिपक्व भी बहुत जल्दी हो रहे हैं और बहुत जल्दी उनको एक रूट मिल रहा है जो अच्छाई की तरफ भी ले जा सकता है और बुराई की तरफ भी ले जा सकता है। तो हमें पेरेंट्स को या जो टीचर्स हैं या सभी जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर बच्चे को मोबाइल हाथ में दे रहे हैं तो साथ साथ में उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। यदि मैं आर्म्स ले आता हूँ, आर्म्स लाइसेंस लेकर के आर्म्स घर पर ले आता हूँ और उस हथियार की मैं देखभाल और सुरक्षा नहीं कर पाता हूँ और कोई बच्चा घर का उसको यूज़ ले ले, तो उसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स होते हैं। वो कि वही बात है, कोई साधन गाड़ी है, अगर नाबालिग बच्चा चाबी उठाई गाड़ी लेकर के चला गया और एक्सीडेंट कर दिया, तो चीज़ जो है उसके लिए बच्चा दोषी नहीं है। हमने उन चीज़ों को उनको बहुत इजीली प्रोवाइड करवा दिया है।
तो उन चीज़ों पे मॉनिटरिंग और कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो जो यूथ है वो कम एज के अंदर ही गलत रास्ते पे भी जाएगा और सही रास्ते पर भी जाएगा, कुछ बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप काफ़ी समय तक आप सीकर में रहे हैं और सीकर के लोगों का आपसे वो काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू के आखिर में एक बार आप सीकर के लोगों को भी आ, अपना कुछ एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर करते हुए उनसे भी कुछ बातें कहें, ताकि सीकर में आज का जो माहौल है उसे थोड़ा सा और बेहतर किया जा सके। सीकर में काफ़ी लंबी पोस्टिंग रही है और लोगों से बड़ा अच्छा संबंध आज भी है मेरा, और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में व्यक्ति से मेरे को लोग जानते हैं। तो ये उन लोगों का प्यार ही है, और सीकर बहुत प्यारा शहर है। अपराध के तौर पे ही नहीं, वो आज की तारीख के अंदर एजुकेशन के तौर पर भी बहुत ही पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो चुका है। तो ऐसा नहीं है वहाँ नेगेटिविटी ही नहीं, पॉजिटिविटी भी है। तो सीकर शहर के जो लोग, जहाँ पर अभी एक एजुकेशन हब हो गया है, इसलिए और ज़्यादा वहाँ के लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम हमारे बच्चों के साथ साथ में दूसरे शहरों, कस्बों और प्रांतों के बच्चों को भी पढ़ने के लिए वहाँ पर बुला रहे हैं, और वो बच्चे आ भी रहे हैं हमारे पर ट्रस्ट करके। तो ये ट्रस्ट टूटे नहीं, इसलिए ऐसी घटनाएं रुके, इसके लिए पुलिस का और व्यवस्था का वो सहयोग करें। सूचना जो है वो तत्काल प्रभाव से दे। बयान देने से या कानून के पचड़ों से डरने का एक वहम पैदा हो गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप सूचना दीजिए, पुलिस की इंफॉर्मेशन की जो सूचनाकर्ता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती है, और अपराधियों पे कंट्रोल करने का सबसे सक्षम अगर कोई माध्यम है वो जनता की जागरूकता ही है। इसलिए जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ में कवि भी हैं, आप लिखते हैं, लेखक बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ अगर आप हमें सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब किस संबंध में सुनाऊं? जो भी आपकी पसंदीदा कविता हो। आ मुरधर आली रेत, आ मुरधर आली रेत मारे माथे रो चंदन है, इन पद्मन आली मायड़नी मारो नित्य उठ वंदन है। मैं राजस्थानी भाषा, राजस्थान के कल्चर, इन लोगों को सभी को नमन करता हूँ और यहाँ के इतिहास पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये मेरी चंद पंक्तियाँ जो है वो मारवाड़ को, शेखावाटी को, राजस्थान को समर्पित है। मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ और मैंने इस मिट्टी जैसे रंग को ही अपने शरीर पर अंगीकार किया, इसका मुझे अभिमान है। आज मुकेश कुमार कानूनगो जी तथा राम प्रकाश जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और उनको याद करते हुए हम अपने आप से ये वादा करें कि जब भी हमें कोई सूचना ऐसी मिले जो पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए, पुलिस को देनी चाहिए, और किसी भी मामले में गवाह बन के चाहे किसी भी तरीके से अगर पुलिस की मदद करने का मौका मिले तो वो हम अवश्य करें। यही हमारी उन पुलिसकर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, आपका इस वीडियो पे आने के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और सीकर के लोगों से, आम जनता से आपने जो अपने अनुभव शेयर किए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी, और धन्यवाद सीकर।